हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग पहले पढ़ रहे थे द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, यानी जो रूमानी जो कल्पना है और राष्ट्रीय भावना के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म यानी जो राष्ट्रवाद का विकास, जो देशभक्ति के भावना का विकास, राष्ट्रवाद के विकास की भावना जो होता है सिर्फ क्या है, वार एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी जो युद्ध और जो क्षेत्रीय जो विस्तार, अपना एरिया के जो डेवलप विस्तार करते हैं वो ही सिर्फ नहीं है अपना देशभक्ति के भावना के रूप में, बल्कि क्या है इसमें कल्चर ने एक इम्पोर्टेंस रोल अदा किया है। जो कल्चर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंस रोल अदा किया है ताकि एक नेशन की आइडिया, जो नेशन की जो आइडिया है उसको क्रिएट किया जा सके, जिसमें क्या क्या है, आर्ट हो गया, पोएट्री हो गई, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब क्या है, ये सभी चीज़ें नेशनलिज्म फीलिंग को ग्रो करने में हेल्प करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है वो। ठीक है, जो नेशनलिस्ट के जो फीलिंग है उसको बढ़ाने में सहायता करता है। सब कला हो गया, काव्य हो गया या फिर म्यूजिक जो संगीत हुआ, ऐसा भी फीलिंग को बढ़ाता है, नेशनलिज्म की फीलिंग को। ठीक है, और क्या करता है कि उसमें जो लोगों के अंदर की जो भावना है उसको भी वो बाहर यानी सामने लाने की में उसको मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसमें कि रोमांटिसिज्म जो रोमानीवाद था वो क्या था, में एक कल्चरल मूवमेंट जो सांस्कृतिक आंदोलन था एक तरह से, जो कि एक खास तरह के पार्टिकुलर फॉर्म में खास तरह के एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो होता है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो राष्ट्रीय जो भावना होता है का डेवलप करना था, उसको विकास करना था इसमें। तो इतने में भी रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जो होते हैं वो जनरली क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे किसका, तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, यानी जो तर्क वितर्क के थ्रू या फिर साइंस जो विज्ञान के आधार पर हो, तो इस तरह के बातों को वो तवज्जो नहीं देते थे। तर्क वितर्क वाला जो बात था उसके आधार पर उसको आलोचना करते रहते थे। ठीक है, और उसके जगह पर क्या करते थे, एक इमोशन का इंट्यूशन एंड मस्टिकल फीलिंग, यानी जो भावना हुआ, अंतर्दृष्टि या रहस्यवादी की जो भावना हुआ से उसको नेशनलिज्म को डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा सोचते थे कौन, जो आर्टिस्ट और पोएट्स थे वो लोग। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम लोग। और उनका एफर्ट था, प्रयास था क्या, कि लोगों में एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज
यानी साझा सांस्कृतिक विरासत, और फिर एक कॉमन कल्चरल पास्ट, यानी जो एक साझा सांस्कृतिक अतीत जो हुआ था उसके भावना ला सके लोगों में, और इन सभी चीज़ों को एक नेशन बनाने का एक बेसिस करे, बेसिस ऑफ ए नेशन, नेशन बनाने के लिए बेसिस बनाया जाए, यानी आधार बनाया जाए। ठीक है, कौन कौन सा? तो इमोशन को, अंतर्दृष्टि जो होता है, रसवादी जो भावना हुआ, उसको बेसिस ऑफ ए नेशन, यानी नेशन को बनाने में इसको आधार के रूप में इसको यूज किया जाए। ठीक है, इसी में एक चीज़ आगे है, एक अदर रोमांटिक्स, ये आर्टिस्ट था। कौन था? जर्मन फिलोसोफर था, जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड हर्टर, जोहान गॉटफ्रीड हर्टर था। उसका क्लेम क्या था कि रियली यानी ट्रू में जो जर्मन कल्चर है उसको क्या है कि लोगों के बीच में से आना चाहिए, कॉमन पीपुल में से आना चाहिए, आम लोगों में से। ठीक है, वो लोगों के बीच से आना चाहिए, उसका ऐसा था। और इस तरह से कि बात को वो क्या किया, पॉपुलर किया गया, जो किसके थ्रू? तो फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांस, यानी जो लोकगीत हुआ या जनकाव्य या लोक नृत्य के थ्रू इसको पॉपुलर किया गया, जो एक तरह के क्या था? ट्रू स्पिरिट है, जो इस तरह की भावना को लोगों में पॉपुलर किया गया। ठीक है, इसलिए इस तरह के जो फोक कल्चर थे, जो लोक संस्कृति को कलेक्ट करना, फोक कल्चर को कलेक्ट करना और फिर उसको रिकॉर्डिंग यानी अंकित करना, एक तरह से क्या हो गया वो? नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में इसेंशियल हो गया, आवश्यक हो गया। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जानेंगे लैंग्वेज की क्या है। तो इस तरह के जो वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज था, जो स्थानीय जो भाषा वहाँ के बोली, और फिर जो स्थानीय जो लोक साहित्य था उसको कलेक्ट करने के लिए के उद्देश्य से सिर्फ क्या था? उसको एशियंट नेशन स्पिरिट के रूप में नहीं था, जो प्राचीन जो राष्ट्रीय भावना था उसको सिर्फ वापस लाना नहीं था, बल्कि उसके साथ क्या था कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, यानी जो आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जहां की ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे, जहाँ के निरक्षर थे, वहाँ पर इस तरह के मैसेज को जाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज़्यादा लागू कहाँ होता है? तो पोलैंड में, इस तरह के केस का पोलैंड में। तो पोलैंड, इसका रीज़न था क्या कि पोलैंड जो 18वीं सेंचुरी में के लास्ट में रसिया जो ग्रेट पावर के रूप में था, रसिया, प्रसा और फिर ऑस्ट्रिया, इन लोग तीनों मिलकर क्या किया था कि पोलैंड को बहुत सारे भाग में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर उस समय क्या हुआ, और एक चीज़ है इसमें, उस समय पोलैंड नाम का कोई ऐसा
इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, कोई देश वोश नहीं था, लेकिन वहाँ पर नेशनल फीलिंग को किस तरह से जगाया गया, तो म्यूजिक के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू, म्यूजिक और लैंग्वेज के द्वारा नेशनल फीलिंग को बनाए रखा गया था। ठीक है। और फिर इसी में एक चीज़ और है, कैरोल कोर्पिस्को। कैरोल कोर्पिस्को ये क्या था, एक तरह से ये आर्टिस्ट था वहाँ का। ठीक है, जो सेलिब्रेट करते थे किसमें, नेशनल स्ट्रगल को, ओपेरा, नेशनल स्ट्रगल को ओपेरा एंड म्यूजिक, ओपेरा और जो संगीत से के थ्रू मदद से करते थे। और उन्होंने क्या किया था, एक फोक डांस लाइक द किसके थ्रू, तो पोलनेस एंड माजुरका, पोलनेस और माजुरका को क्या किया, नेशनल सिंबल के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। किसने, तो ये कैरोल कोर्पिस्को। ठीक है। फिर आगे इसमें हम लोग जानेंगे एक चीज़ कि नेशनल फीलिंग को जगाने के लिए लैंग्वेज का भी अहम रोल होता है, मेन रोल होता है। तो किस तरह से होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो लैंग्वेज ने भी क्या किया था कि नेशनलिस्ट जो डेवलपमेंट करना था, कि भावना को डेवलप करने में मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे इसमें कि जब पोलैंड था, जो जिसको कई हिस्सा में बांट दिया था, कौन कौन, तो रूसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये अपना अपना हिस्सा बांट लिए थे, हम इतना रख लेंगे, इतना रख लेंगे, तीनों अपना रख लें। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जो हिस्सा में मान लीजिए कि रूस को जो मिला, रसिया को, वहाँ पर क्या हुआ कि जो स्कूल में था, पहले से तो पोलिश लैंग्वेज वहाँ था, पोलैंड का था वो, तो वहाँ पर स्कूल में पोलिश लैंग्वेज चलता था। तो उसको क्या किया रसिया ने, वहाँ से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया गया और उसके जगह पर रसियन लैंग्वेज को इम्पोज किया गया, वहाँ पर लागू किया गया कि अब से रसियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगा, सभी कामकाज होंगे। ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ, 1831 में रूस के विरुद्ध में एक आर्म रिविलिस वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसको क्या हुआ, बाद में उसको क्रस्ट कर दिया गया, यानी कुचल दिया गया रूस के थ्रू। फिर इसके जो मेंबर थे, जो पोलैंड के थे पहले, वो क्या हुए कि वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस, यानी वेपन ऑफ नेशनल विरोध के रूप में उन लोग जो पोलिश लैंग्वेज था उसका यूज किया जाने लगा, उसके मेंबर ही यूज करने लगे। और पोलिश लैंग्वेज का यूज कहाँ, चर्च गैदरिंग, जहाँ पर चर्च का जो आयोजन किया जाता है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जहाँ धार्मिक जो शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाया जाता था, वहाँ पर भी पोलिश लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण जो चर्च में थे वहाँ तो पादरी लोग रहते थे, तो जो प्रीस्ट बिशप्स, जो पादरी और बिशपों को, उन लोग को जेल में डाल दिया गया और फिर उन्हें सज़ा के रूप में क्या दिया गया, सज़ा के रूप में, पनिशमेंट के रूप में उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। जो पादरी और बिशप थे उन लोग के
पनिशमेंट के रूप में उन्हें साइबेरिया भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उन लोग थे जो कि रशियन लैंग्वेज का प्रचार नहीं कर रहे थे, जिसके कारण प्रचार करने से उन लोग रिफ्यूज कर इनकार कर दे रहे थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि पोलिश लैंग्वेज एक रूसियन डोमिनेंस के लिए, जो रूसिया जो प्रभुत्व में था उसके एरिया का, उसके विरुद्ध के रूप में एक सिंबल के तौर पर हो गया, प्रतीक के रूप में बन गया है कि जो भी पोलिश भाषा बोलता है या पोलिश भाषा का यूज करता है वो रसिया के विरोधी है। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि राष्ट्र के भावना को जगाने के लिए या राष्ट्रीय भावना के फीलिंग को लाने के लिए किस तरह से यूज किया गया। लैंग्वेज का भी बहुत अहम रोल होता है। और वहाँ के जो पोएट और पोएट्री थे, जो कवि लोग, उन लोग का भी मेन रोल था। और जो लोकल लैंग्वेज था पहले का, उसका भी मेन रोल होता है। और वहाँ के जो सॉन्ग हुए या फिर और भी लोक नृत्य के थ्रू या फिर पादरी लोग, ये सब भी राष्ट्रीय भावना को जगाने में हेल्प करते थे। ठीक है, ओके।